प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसके दो महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला युग्मक जनन और दूसरा होता है निषेचन। तो युग्मक जनन की जो क्रिया है उसके अंतर्गत हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस का पूर्व में अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम निषेचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा और सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। तो निषेचन एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मकों का संकलन होता है। उसके फलस्वरूप जो अगुणित केंद्रक होते हैं वो परस्पर संकलित होकर के द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये जो संपूर्ण क्रिया होती है वो निषेचन कहलाती है। निषेचन की क्रिया अंडे का जो अगला विकास होता है उसको भी प्रेरित करता है। कई वैज्ञानिकों ने निषेचन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्बर्ट टाइलर जो है उसने एक परिभाषा दी है। इसके अनुसार निषेचन एक विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो शुक्राणु के द्वारा आरंभ की जाती है और अंडाणु के विकास को प्रेरित करती है। ये परिभाषा अल्बर्ट टाइलर ने दी है। दूसरे एक महान भाव हैं हेराल्ड मेरन। इनके अनुसार निषेचन में नर और मादा के जो प्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो उनका फ्यूजन होता है और उनके फ्यूजन के संयोजन से रीगैविनेटेड संतति की उत्पत्ति होती है। ये भी क्रिया निषेचन कहलाती है। इनके अलावा अन्य वैज्ञानिक भी हैं जैसे हर्टविग है। इनने भी निषेचन की परिभाषा दी है। इसके अनुसार मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो संपूर्ण क्रिया निषेचन कहलाती है। ऑस्टिन ने भी निषेचन को परिभाषित किया है। इसके अनुसार नर तथा जो मादा युग्मक होते हैं उनके आपस में मिलने से जो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है वो क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन के दौरान युग्मकों का संलयन होता है। तो संलयन की जो क्रिया होती है उनको हम सिनगैमी कहते हैं। जिन युग्मकों के जो कोशिका द्रव्य होते हैं उनका जो आपस में फ्यूजन होता है उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं और केंद्रक द्रव्य के आपस में मिलने की या फ्यूजन की जो क्रिया होती है उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। तो जो युग्मक होते हैं उनकी आकार और आकृति के आधार पर जो युग्मकों का फ्यूजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आइसोगेमी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आइसो मीन समान, और दूसरा होता है एन आइसोगेमी। तो आइसोगेमी में क्या होगा, जिसमें नर और मादा युग्मक जिनकी आकार और आकृति दोनों समान होती है, इस प्रकार का जो फ्यूजन होगा उसको हम आइसोगेमी कहेंगे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मोनोसिस्टस। इसी प्रकार एन आइसोगेमी जिसमें नर और मादा युग्मक होते हैं दोनों की आकार और आकृति भिन्न भिन्न होती है, तो इस प्रकार का जो फ्यूजन होगा वो विषम युग्मी या एन आइसोगेमी कहलाता है। तो शेष जितने भी प्राणी होते हैं उनमें एन आइसोगेमी प्रकार का फ्यूजन पाया जाता है। निषेचन में आनुवांशिक दृष्टि से नर तथा जो मादा युग्मक होते हैं उन दोनों का योगदान समान होता है, यानी 50-50% दोनों का योगदान समान होता है। एक अन्य वैज्ञानिक थे जेम्स ग्रे। इनके अनुसार निषेचन एक जटिल क्रिया है जिसके दो महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं इन्होंने। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है एक्टिवेशन, सक्रियण, और दूसरा एम्फीमिक्सस या उभय मिश्रण। तो एक्टिवेशन में क्या होता है कि अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश कई क्रियाओं को प्रेरित करता है और यह जो अंडाणु होता है उसका जो कॉर्टेक्स क्षेत्र होता है उसमें कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को उत्तेजित करता है और इसके जो कोशिका द्रव्य है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ाता है और उसके साथ साथ अंडे के अंदर जो विदलन की क्रिया होती है उसको भी शुक्राणु के द्वारा प्रेरित करने की जो क्रिया है वो संपूर्ण रूप से एक्टिवेशन के तहत आती है। सेकंड जो पहलू है उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सस, यानी नर और मादा युग्मकों के जो अगुणित केंद्रक होते हैं उनके संकलन की जो क्रिया होती है उसको हम उभय मिश्रण या एम्फीमिक्सस कहते हैं। इससे पुनः जो आपके अगुणित युग्मक होते हैं वो संयोजित होकर के एक द्विगुणित अवस्था प्राप्त कर लेते हैं।
जब नर और मादा प्राक केंद्रक होते हैं उनके संकलन से जब जाइगोट बनेगा तो उसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी और एक जो संतति प्राप्त होगी वो एक बेहतर संतति प्राप्त होगी, उसमें नए आनुवांशिक गुण उत्पन्न होंगे। अब आता है कि निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या होंगी, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या क्या हो सकती हैं। तो जो निषेचन की क्रिया होती है उसको पूरा करने के लिए हमें कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। पहला बिंदु आता है कि तरल माध्यम की आवश्यकता, क्योंकि जो नरयुग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं, तो उनको गति करने के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निषेचन के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शुक्राणु जो है वो गति करते हैं और गति करके अंडाणु तक पहुंचने के लिए उनको तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसको हम बाह्य निषेचन कहेंगे और उसके लिए जलीय माध्यम बहुत आवश्यक होता है। इसी प्रकार अगर निषेचन मादा के शरीर में हो रहा है तो वो आंतरिक निषेचन कहलाएगा। तो इसके लिए भी हमें दैहिक द्रव्य या दैहिक तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी बात आती है कि दोनों युग्मकों का विसर्जन आसपास ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो युग्मकों का जीवन काल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अतः निषेचन के लिए आवश्यक है कि नर और जो मादा युग्मक होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में विसर्जित किए जाएं, ताकि इनके जो फ्यूजन की क्रिया है वो अधिक संभावित हो सके, यानी कि दोनों की जो फ्यूजन की पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम हो सके। अगर ये नहीं होगा तो निषेचन की जो संभावना है वो कम हो जाएंगी, निषेचन नहीं हो पाएगा। तीसरा बिंदु आता है कि शुक्राणुओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए यह मतलब अति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि जो शुक्राणुओं की संख्या होती है वो अंडाणु की तुलना में कहीं अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शुक्राणु ये क्या है, चल युग्मक होते हैं, मोटाइल होते हैं तथा वे ही अंडाणु तक पहुंचते हैं और इनके मार्ग में भटकने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो कुछ ही नर युग्मक सक्रिय होते हैं और वो मादा युग्मक तक पहुंच पाते हैं, इसलिए शुक्राणुओं की संख्या अंडाणु की तुलना में कई लाख गुणा अधिक होनी चाहिए। चौथी आवश्यकता क्या हो सकती है कि जो अंडे का आकार है वो अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए, ताकि उसमें जो पीतक है या पोषक द्रव्य है वो शुक्राणु के फ्यूजन के बाद में जो युग्मनज बनता है उसको आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट आता है कि जो अप्रोक्सीमेशन मैकेनिज्म है वो भी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अंतःनिषेचन या आवासीय मैथुन या अंडों के मोचन का जो स्थल होता है वहाँ पे वीर्य स्खलन करने के अलावा अन्य कई प्रकार की व्यवस्थाएं भी अधिक से अधिक होनी चाहिए, ताकि जो निषेचन की क्रिया है उसको पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाया जा सके। अब आता है निषेचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्थान और माध्यम की प्रकृति के आधार पर निषेचन दो प्रकार का हो सकता है। पहला आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, बाय फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में संपन्न होती है तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। इसी प्रकार जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो मादा के शरीर के अंदर जब संपन्न होती है निषेचन की क्रिया तो वह अंतःनिषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो पहले हम अध्ययन करेंगे बाह्य निषेचन का। यदि निषेचन पैतृक प्राणियों के शरीर के बाहर जलीय माध्यम में होता है तो उसको हम बाह्य निषेचन, यानी कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है किसी भी जलीय माध्यम में तो वो बाह्य निषेचन कहलाता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है हाइड्रा, स्टारफिश, सी अर्चिन, हाइड्रा, स्टारफिश, सी अर्चिन, मेंढक, टोड। इसके अलावा कई
अस्थल व उपास्थल मछलियाँ जिनमें वाया निषेचन पाया जाता है। जलीय माध्यम में होने वाले जो वाया निषेचन है उसको हम फिर से दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, समुद्रीय जल में होने वाला वाया निषेचन और दूसरा स्वच्छ जल में होने वाला वाया निषेचन। अब इन दोनों में अंतर क्या है हम आगे अध्ययन करेंगे। समुद्री जल में जो वाया निषेचन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। क्योंकि समुद्री जो जल होता है उसमें निम्न श्रेणी के प्राणी अधिक पाए जाते हैं और इनमें सभी जीवों में वाया निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जब ये प्राणियों में लैंगिक परिपक्वता आती है तो जो नर और मादा युग्मक होते हैं वो समुद्री जल में अपने जो युग्मक होते हैं उनको विसर्जित कर देते हैं और यहीं पर इनका संगलन भी होता है। निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए जो वयस्क प्राणी होते हैं वो एक निश्चित समय पर ही युग्मकों का विसर्जन करते हैं। एक जाति की जो वयस्क मादा होती है वो एक निश्चित समय पर पारिस्थितिकीय परिस्थितियों जैसे कि वातावरणीय तापमान, प्रकाश की मात्रा में कमी, अंडे ये जल में विसर्जित कर देते हैं। तो उस ऐसी कई वातावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं जिनसे मादा जीव प्रेरित होकर के अंडाणुओं का विसर्जन कर देते हैं। तो मादा द्वारा विसर्जित अंडों के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी जल में विसर्जित किए जाते हैं जो स्वजाति मादाओं को अंडे प्रेरित करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। यानी किसी एक मादा के द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ भी स्रावित किए जाते हैं जो दूसरी मादाओं को अंडे देने के लिए प्रेरित भी करती हैं। ये जो रसायन पदार्थ होते हैं वो नर प्राणियों को भी शुक्र जनन के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। इस तरह समुद्री जल में एक साथ बहुत सारे अंडाणु और बहुत सारे शुक्राणु जल में मुक्त होकर के अंडे व शुक्राणुओं के बाधन बना लेते हैं और इस तरह इसमें से जो निषेचन की क्रिया होती है उसमें आसानी हो जाती है। होता क्या है कि जो शुक्राणु जो अंडाणु होते हैं वो एक समय पर एक साथ विसर्जित किए जाते हैं दोनों जीवों के द्वारा एक समय पर और एक ही स्थान पर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो शुक्राणु के द्वारा अंडाणु तक पहुंचने की जो दूरी है वो कम उसको तय करनी पड़ेगी, कम ऊर्जा का खपत होगा और इसके अलावा भी दूसरे कई कारण है क्योंकि शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो बहुत ही अल्प होता है, छोटा होता है और इसमें संचित ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है। तो अगर ज़्यादा दूरी तय करेगा तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा के अभाव में नष्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, इन विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए ही शुक्राणु और अंडाणुओं को पास पास विसर्जित किया जाता है। अतः शुक्राणु और अंडाणु को एक साथ विसर्जित होने से उनमें जो निषेचन की संभावना है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब आता है स्वच्छ जल में वाया निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रेश वाटर। तो स्वच्छ जल में जो निवास करने वाले प्राणी होते हैं उनमें भी वाया निषेचन पाया जाता है। उनमें की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो शुक्राणु होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वो कुछ ही मिनटों का होता है, जबकि समुद्री जो जल है उसमें जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उनमें शुक्राणु का जीवन काल फ्रेश वाटर की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। तो इनकी समस्या क्या है कि जो शुक्राणु होते हैं उनका जीवन काल कुछ ही मिनटों का होता है, बहुत ही अल्प समय का होने के कारण इनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि जो दोनों युग्मक हैं उनका विसर्जन एक ही समय पर किया जाए, यानी इनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस समस्या से निपटने के लिए इनमें मैथुन की क्रिया होना अति आवश्यक है। ये मैथुन की क्रिया आभासी भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे मछलियाँ हैं, एम्फीबियंस है, जैसे मछलियाँ है, एम्फीबियंस है, अन्य जो जलीय एकशरीर प्राणी होते हैं उनमें मैथुन की क्रिया होती है और निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए इनमें शुक्राणु सीधे ही अंडाणु के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं ताकि उनमें जो निषेचन की संभावना है वो अधिक हो सके। अब आता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
तो जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई कि जब निषेचन की जो क्रिया होती है वो मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है, तो वो क्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। यानी कि नर और मादा जो युग्मक होते हैं उन दोनों का फ्यूजन, मादा का जो शरीर होता है उनके जो भाग होते हैं, जैसे अंडवाहिनी है या अंडाशय पुटिका है, वहाँ पर जब ये क्रिया संपन्न होती है तो वो क्रिया आंतरिक निषेचन कहलाती है। इसके उदाहरण जैसे पक्षी है, रेप्टाइल्स में जैसे सांप, छिपकली, स्तनी, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। स्थलीय प्राणियों में अंडे देने से पूर्व ही अंडों पर एक एपारगम आवरण चढ़ा दिए जाते हैं या अंडे के विकास के लिए माता के गर्भाशय में ही इनको रोक लिया जाता है। इसके अलावा अंड शिशु प्रजक यानी कि ओवो बीबीपेरस या शिशु प्रजक, जिसको हम बीबीपेरस प्राणी कहते हैं, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्टिलेज, फिशेस और स्तनधारी जो जीव होते हैं, उनमें शुक्राणु मैथुन अंगों की सहायता से मादा के शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। यानी नर का जो सिशन होता है उसके द्वारा योनि मार्ग में शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे प्राणियों में निषेचन मादा के शरीर में जो जनन वाहिनियाँ होती हैं या अंडाशय में होता है। उदाहरण के लिए जैसे यूरोडेल्स जो प्राणी होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के निचले भाग में संपन्न होती है। काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो यूरोडेला सदस्य होते हैं उनमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है, तो अंडवाहिनी का जो निचला भाग होता है, जो जनन द्वार होता है उसके समीप संपन्न होती है। जैसे सैलामेंडर है, रेप्टिलिया, एबीज, अधिकांश जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब्स या जो अंडवाहिनी होती है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसमें संपन्न होती है। काफ़ी बार पूछा जाता है भाई मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब्स में, लेकिन फैलोपियन ट्यूब्स काफ़ी बार ऑप्शन में नहीं होता है, तो वहाँ अंडवाहिनी का निचला भाग या ऊपरी भाग। तो आपको बताना है कि जो निषेचन की क्रिया है स्तनधारी जीवों में वो अंडवाहिनी के ऊपरी जो भाग होता है उसमें संपन्न होती है। कुछ शिशु प्रजक मछलियाँ जो सीधे ही, यानी ऐसी भी मछलियाँ होती हैं वो सीधे ही शिशु को जन्म देती हैं, जबकि होता क्या है कि अधिकांश जो मछलियाँ होती है वो अंडे देती है, लेकिन कुछ मछलियाँ सीधे ही शिशु को जन्म देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल गैम्बूसिया एफिनिस, हेटेरेंड्रिया, फार्मोसा, कुछ स्तनधारी प्राणी भी जैसे एरिकुलस, इनमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो अंडाशय पुटिकाओं में संपन्न होती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्थलीय प्राणियों में शुक्राणु तथा अंडाणु के विसर्जन के समय साम्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि वह निषेचन करने वाले प्राणियों में होती है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि शुक्राणु और अंडाणुओं का एक समय पर ही विसर्जन किया जाए, यानी कि समय की इनमें कोई बाउंडेशन इतनी अधिक नहीं होती है, क्योंकि मादा जनन वाहिनी में शुक्राणु अधिक लंबी अवधि तक सक्रिय रह सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उनमें बाह्य निषेचन नहीं पाया जाता है। पक्षी और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन इनमें निषेचन की जो क्रिया होती है वो आंतरिक होती है, परंतु इनके अंडे शरीर से बाहर आने पर डिप्लॉयड होते हैं। यानी निषेचन की क्रिया तो शरीर के अंदर ही हो जाती है, लेकिन निषेचन की क्रिया होने के बाद में अंडे दिए जाते हैं और जो अंडे होते हैं वो तो द्विगुणित होते हैं।